अभी हमारे दरमियान एक बहुत अहम शख्सियत मुंबई की मारूफ हस्ती मोहतरम जनाब सरफराज आजू साहब तशरीफ़ लाए हैं। सरफराज आजू साहब रोज़नामा हिंदुस्तान के एडिटर भी हैं, उसके मालिक भी हैं। पूरे मुंबई में मैं समझता हूँ कि यही वो ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप किसी भी ऐसी महफिल में ज़रूर देखेंगे जो देश हित में हो, मुसलमानों के, दलितों के हित में हो, या यूँ कह लीजिए इंसानों के फ़ायदे के लिए हो। उस महफिल में उनको आप ज़रूर देखेंगे। ये वो शख्सियत है। मैं तो कभी कभी ये कहता हूँ उनके बारे में कि सरफराज आजू साहब जिस महफिल में हो उस महफिल को आप मोतबर समझिए। वो महफिल मोतबर हो जाती है जिस महफिल में सरफराज आजू साहब मौजूद होते हैं। आज हमारी महफिल में है, हम भी अपने आप पर खुश हो लेते हैं और खुशी का इजहार भी करते हैं। आपका इस्तकबाल है। महमूद साहब ने एक बहुत जोश भर दिया। अब इसको बाकी रखने के लिए मैं समझता हूँ दिल्ली की अजीम शख्सियत, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर रतनलाल साहब इसको बाकी रख सकेंगे। मैं राहत इंदौरी के एक शेर पढ़ के उन्हें दावत दूंगा कि फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, फिर देखना मक्तल में सन्नाटा नहीं होगा, जो बात हकीकत है वो बात कही जाए। प्रोफेसर रतनलाल साहब तशरीफ लाएं। शुक्रिया। सबसे पहले मैं पुलवामा में जो घटना घटी है कल, उस कायराना आतंकी हमले की भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ, और जो शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। इस ऐतिहासिक हिस्टोरिक कैंपस में आपने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दूसरी बार मुंबई में, और अमूमन आजकल हर शनिवार और रविवार हमारी छुट्टी नहीं होती। कई भागों में देश में घूम घूम के काम की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। तो काफी कुछ बातें हो चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हल्की फुल्की दो चार बातें, देश में जो हालात हैं, अभी सियासी, सामाजिक और तमाम जो हालात हैं, वो आप सबसे छिपी नहीं है और आप सब जानते ही हैं कि क्या चल रहा है। उसको मैं थोड़ा थियोराइज करने की कोशिश करूंगा। और मैं शुरू करता हूं एक शेर से ही। अहले मस्जिद ने काफिर मुझको समझा तो क्या, अहले मस्जिद ने काफिर मुझको समझा तो क्या, शाकिने दैर तो जाने हैं मुसलमान मुझको। कि हम काफी नास्तिक भी हो जाए अगर मस्जिद में हैं, तो जो बाहर से देख रहा है वो तो मुसलमान ही समझेगा। तो कमो बेस, मोर और लेस, दो इंपॉर्टेंट बात है हमारे साथ। इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट मुसलमान को देना पड़ता है, और काबिलियत का सर्टिफिकेट जो है दलित को देना पड़ता है। और ये सब जो है ये संकेत है इस बात का कि मुल्क के सियासी हालात किस तरह। हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है। हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है। अगर संविधान गया तो सब कुछ गया। और जो मॉब लिंचिंग है, जो जिस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये मत समझिएगा कि सिर्फ मुसलमान ही टारगेट पे है। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को किसने मारा? जो जितने सोशल एक्टिविस्ट की लिंचिंग हो रही है, तो वैसे लोग
जो सवाल करने वाले लोग हैं, वैसे लोग जो क्रिटिक करते हैं, समालोचना लिखते हैं, इंटेलेक्चुअल का काम और सोचने समझने वाले लोगों का काम सरकार और सियासत की हां में हां मिलाना नहीं होता है, उसकी आलोचना करना होता है, समालोचना करना। तो वैसे लोग जो सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा कि पीठ अलग अलग है, चाहे वो जेएनयू का मामला हो, एएमयू का मामला हो, रोहित बोमला हो, सहारनपुर हो, ऊना हो, भीमा कोरेगांव हो, अखलाक हो, पहलू हो, जितने घटनाएं घट रही हैं वो सब देखने में आपको जरूर अलग अलग दिख रहे होंगे। चाहे सुबोध सिंह इंस्पेक्टर की हत्या करने वाले कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन इस मुल्क को बनाने में नहीं रहा है। भाई, इस देश में एक कम्युनिटी, ब्राह्मण कम्युनिटी में एक जगह खान टाइटल लगते हैं, खान। तो हमने जानने की कोशिश की कि खान टाइटल क्यों रखते हैं। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि ये मुगलों के टाइम में इनको वहां से जागीरदारी मिली थी, इसलिए वो खान टाइटल। अब ये बताइए कि जागीर भी आपसे ली? जागीर कौन लिया? 672 साल इस मुल्क में मुसलमान शासनकाल रहा। 672 साल, 1-2 साल नहीं। अगर सिर्फ तलवार के बल पे ही देश में हुकूमत चलाना होता तो आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने की जरूरत नहीं है। तो यह मानना पड़ेगा कि वो शासक भी जो थे वो इस देश के बहुलतावादी कैरेक्टर में विश्वास रखते थे। उसी के जमाने में इनके पूरे मठ मंदिर फूले, जागीर भी ली, जमीन भी लिया, सब आप ही से लिया, समझौता किया। अगर शायद वो मुस्लिम रूलर ऑक्सफोर्ड के तर्ज पे 4 यूनिवर्सिटी बना दिए रहते इस देश में, तो देश की हालात ये नहीं। तो आप ही से सारी जागीरदारी, जितने मठ मंदिर, जितने जागीरदारी कैसे फैले फूले? मनसबदार जागीरदार कौन थे? तो ऐसी शक्तियां जो है मौता परस्त, अवसरबाजी ताकते हैं। जो सत्ता में रहेगा उसी के साथ अंग्रेजों की मुखबिरी भी करेगा और देशभक्ति का सर्टिफिकेट भी वही बांटता है। मुखबिरी भी करेगा और सर्टिफिकेट भी बांटेगा। तो वैसे लोगों को पहचानना है। अभी शिक्षा में बहुत बात चली। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि शिक्षित कौन है? शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता है, अपने वैचारिक शत्रु को पहचानता है। और सबसे बड़ा जो अधिकार मिला संविधान के द्वारा वो था वोट देने का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अब राजा जो है रानी के पेट से नहीं बैलेट बॉक्स से निकलेगा। तो आजकल ईवीएम से भी हेराफेरी हो रही। तो आग्रह यही करना है कि जब चुनाव हो तो सब काम छोड़ के पूरे परिवार के साथ जाकर इतना ज्यादा वोट देना है कि ईवीएम हेरा फेरी भी करे तो उसका दम घुट जाए ईवीएम का। यह ध्यान रखना। साथियों, अभी 2 महत्वपूर्ण घटना घटी है। संविधान पर हमला हुआ है। एक तो आया है सुप्रीम कोर्ट से। आपने सुना होगा दिल्ली में बहुत हंगामा चल रहा है रोस्टर सिस्टम को लेकर, अपॉइंटमेंट को लेकर। तो उसमें ज्यादा नहीं कहूंगा। उसमें यह किया गया है, जो लोग सरकार में है, कि SC ST OBC के लोगों का यूनिवर्सिटी में एंट्री बैन कर दें। इस तरह की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के जज को वोट नहीं मांगना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि संविधान की प्रस्तावना है समता, बंधुता, न्याय, स्वतंत्रता, वो हासिल हमने की कि नहीं की। अमीरी गरीबी की खाई बढ़ी, ये जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब पहले जनरेशन के SC ST OBC यूनिवर्सिटी में जब जाने लगे तो वैसे लोग, मनों के मानने वाले लोग, उनके सर में, उनके माथे में मरोड़ हो गया कि ये लोग सवाल करेंगे। तो यूनिवर्सिटी में जाने
जाने के रास्ते बंद। ये पहला था। दूसरा, संसद के अंदर संविधान पे हमला हुआ है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आरजेडी का, तेजस्वी यादव और मनोज झा और ओवैसी साहब और केरला के 2 और मुस्लिम सांसद है, क्या नाम है उनका, नदीम भाई, बशीर साहब, कि उन्होंने 10% जो जनरल आरक्षण उसको मैं कहता हूं, सवर्ण आरक्षण, उसके खिलाफ उन्होंने वोट किया। मैं जेएनयू में बोल रहा था, मैं उसके खिलाफ हूं। 10% जो आया है आरक्षण, पहली बार इस देश में जाति के आधार पर यह आरक्षण, और मैं वैसे सांसदों का और दलों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो भेड़ की तरह जब सांसद मेज थपथपा रहे थे तो उनके साथ खड़े नहीं हुए, संविधान के पक्ष में खड़े हुए। SC/ST का आरक्षण किस बात का था? वो सोशल एक्सक्लूजन के बेसिस पे था, वो अनटचेबिलिटी के बेसिस पे था। ओबीसी का आरक्षण किस बात का था? वो था सामाजिक और शैक्षणिक, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इसके बेसिस पे। और कई देश में ओबीसी में ब्राह्मण भी है और राजपूत भी, कई भाग में, देश के कई भागों में। लेकिन ये आरक्षण कैसा आया है? ये आया है शुद्ध जाति के आधार पर, सवर्ण को आरक्षण। तो सवर्ण में बचपन से हमने एक कहानी सुना है, एक निर्धन लेकिन विद्वान ब्राह्मण था। 2500 साल में सारे मठ मंदिर में सोने हीरे जवाहरात सब भर के रखे हुए, आज तक एक भी अमीर नहीं हुआ, अभी तो निर्धन ही है। और इस देश में और कोई दूसरा विद्वान नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक सॉफ्ट वैचारिक आइडियोलॉजिकल हेजेमनी एस्टैब्लिश किया जाता है दिमाग में, निर्धन और विद्वान। तो यह आरक्षण उन्हीं के लिए है, वैसे ही निर्धन लोग। साथियों, मेरे से पूछा गया कि आप क्यों इसका विरोध करते हैं। मैंने कहा, मेरी एक समझ सीधी, यह आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है। आरक्षण से गरीबी नहीं खत्म, यह रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। और अभी तक अगर SC/ST OBC या कोटा पूरा नहीं हुआ तो उसकी हकमारी कौन कर रहा है? पाकिस्तान का आदमी आके कर रहा है क्या? बांग्लादेश और इंग्लैंड का आदमी कर रहा है क्या? नहीं, किसी देश का सवर्ण जो कि कॉमनल भी और कास्टिस्ट भी है, वो हकमारी कर रहा है, दूसरा बाहर का नहीं कर रहा है। इसलिए दे आर ओवर रिप्रेजेंटेड एवरीवेयर, हर जगह ओवर रिप्रेजेंटेड, हर जगह ओवर रिप्रेजेंटेड है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इसका विरोध इसलिए कर रहा हूं, आज आपने सो कॉल्ड 10% गरीबी के नाम पर आपने संविधान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ कर दी। संविधान में कहीं नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण आएगा। तो कल होके इस बात की क्या गारंटी है कि आप कल, चूंकि आरएसएस ने कहा था कि हम संविधान की समीक्षा करेंगे, बदलेंगे, उनका संविधान तैयार है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि कल होके आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं करेंगे? आपने संविधान बदल दी, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। हो सकता है कल आप इसी तरह ताली बजवाएंगे और हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जनेऊ राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, सीधा। जब वोट लेना होता है तो SC/ST जितने सब OBC हिंदू हो, और जब अधिकार देना होता है तो दलित हो, पिछड़ा। तो इस बार का जो चुनाव होना है, हिंदू बनाम हिंदू होना है। हिंदू बनाम हिंदू, पिछड़ा हिंदू बनाम अगड़ा हिंदू, क्योंकि वही वो ताकत है जो मुसलमान को भी मार रहा है, दलित को भी मार रहा है, पिछड़ा को भी मार रहा है। और मैं खासकर इस देश के मुसलमानों को शुक्रिया देना चाहूंगा कि जिस तरीके से भड़काने की कोशिश बार बार हो रही है, बार बार हो रही है, बार बार भड़काने की कोशिश हो रही है। लेकिन जितने गंभीरता से आपने व्यवहार किया है, बिहेवियर किया है, वो काबिले तारीफ है। कि चुनाव का समय है और कुछ शक्तियां हैं जो चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम करें। इसलिए संयम, धैर्य रखना है, हम सबको रखना है। और चुनाव के दिन सोच समझ के, क्योंकि वोट मां होती है लोकशाही में, कि वोट से ही नई सरकार का जन्म होता है। अब पुराने को विदा करना है, तभी विदाई का ये वक्त आ गया है।
नए के आगमन का भी वक्त आ गया है। तो हम जो सवाल उठा रहे हैं, हम लोग, हम नदीम भाई, खालिद भाई सब बैठे हुए हैं, वो सवाल सिर्फ ये नहीं उठा रहे हैं किसी पार्टी पे, आइडियोलॉजी पे। और देश में खतरा ये है कि मुसलमान तो बेचारा हो गया है। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी भी जो है, जिसको आप सेकुलर कहते हैं, कई बार वो भी कहती है टिकट बांटने में, चाहे कुछ करने में, क्या हिंदू मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। तो हमारे लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट है। अगली सरकार भी आएगी, अगर बदलेगी, तो जो सवाल में अभी आपके बीच बोल रहे हैं, ये सवाल हमारे उस समय भी जीवित रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे। सरकार किसी की भी, लेकिन सवाल हमारे जिंदा रहे। आज देश में कई जगह जाता हूं, खासतौर से मुस्लिम सभा में, तो वहां पता नहीं होड़ लगी रहती है कि मैं मुल्क परस्त हूं, मुल्क परस्त हूं। काहे के लिए भाई? ये हर समय आपको दिखाने की क्या जरूरत है? मैं तो कभी नहीं कहता। अरे मुल्क जितना हमारा है उतना आपका है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, ईसाई का भी है, सबका मुल्क है। तो बार बार जो होड़ लगी रहती है कि साबित करने के लिए मैं देशभक्त हूं, मैं देशभक्त हूं। किसी कौन मांग रहा है सर्टिफिकेट? जो मांग रहा है पहले उनसे सर्टिफिकेट आप मांगो, खड़ा होकर सीना चौड़ा करके कि तुम अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। बैकफुट पे खेलने का जो आदत है, इससे बाहर निकलिए। आप अल्पसंख्यक कैसे? 15%, 16% पॉपुलेशन ऐसा बना दिया गया है माइंडसेट, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी। अरे अल्पसंख्यक तो 3% ब्राह्मण है, ठाकुर है, और आपको अल्पसंख्यक बनाया जा रहा है। ये मुल्क सबका है। तो इस पूरे जो माइंडसेट है, इससे बाहर निकलिए। और जो सर्टिफिकेट हमसे कोई मांगता है, मेरिट का सर्टिफिकेट, मैं कहता है मैं दलित, मुझे गर्व है कि मैं दलित हूं। तो मुझसे जो मांगता है, पहले कहता हूं अपना दिखाओ। हम तुम्हारे जनेऊ लीला जानते हैं, एक जनेऊ के अलावा सुई भी नहीं बनाया। अगर अंग्रेज और पश्चिम से टेक्नोलॉजी नहीं लिए रहते, तो डिजिटल टीवी नहीं चलाते, कबूतर टीवी चलाते। कबूतर कुछ नहीं बनाया आपने, नकल की है, बेईमानी की। आज जो देखिए पूरे डिस्कोर्स में जो पार्लियामेंट में 10% हुआ, उसमें किसी ने कहा इसमें तो मुसलमान भी है। तो मैंने कहा हाँ हम जानते हैं, तू अच्छा था। भारत रत्न जितना दिया गया है उसमें ठाकुर भी नहीं है, 90% ज्यादा ब्राह्मण ही। तो ये कथा और कहानी हमें मत सिखलाइए कि किताब तुम्हारा और पन्ना हमारा। कहने के लिए तो सबका है, लेकिन उसमें जाएगा किसको? अभी तो ओपन करने के लिए आप जाइए, दिल्ली में जाइए और कहिए कि मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ाता हूं। पहला सवाल पूछ लेगा मुसलमान हो क्या? मैं पढ़ाता था जाकिर हुसैन कॉलेज में, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मैं मकान ढूंढने गया तो बोला मुसलमान हो। तो इस पूरे डिस्कोर्स में एक चीज गायब हो गया है, वो है कि आपने कभी सोचने की कोशिश की कि मुसलमान के बारे में 2 कमेटी बनी थी, सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी। और दोनों कमेटी भारत सरकार ने नहीं बनाई थी, कोई पाकिस्तान सरकार ने नहीं बनाया, कोई ईरान और इराक की सरकार ने नहीं बनाया। इस पूरे डिस्कोर्स में पता नहीं वो एजेंडा ही गायब हो गया। मैंने देखा है, पढ़ा है सच्चर, उसमें लिखा है कि मुसलमानों की हालत इस देश में, और अंबेडकर साहब को भी मैंने पढ़ा है, उन्होंने लिखा माइनॉरिटी मुस्लिम के बारे में कि दलितों से भी बदतर है। तो क्या ये अपने आप हो गया? भाई हजारों साल का एक जो दमन था, अनटचेबिलिटी था, तो आपने एससी एसटी को आरक्षण दे दिया। माना नहीं था किसी। डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अगर अभी रहता मुझे वापस कर दो आरक्षण, ले जाओ अपना। अगर हम अपना नेता चुनते अभी, तो रामविलास पासवान उनकी टीम में जाके मैच नहीं करता पाते, वो इधर होते। तो ले जाओ अपना रिजर्वेशन, हमें वापस कर दो। वो तो आपके डंडे हमारे पीठ पे चलेंगे ना, तो आपकी हाथ नहीं ना, आपकी सरकार उखाड़ देंगे, तब पता लगेगा वोट की कीमत क्या होती। तो दलितों को
आरक्षण उसी तरीके से है जैसे दिल में सुराख हो और ऊपर से बैंडेड चिपका रहे हैं, ठीक हो जाए। आरक्षण हमारे समस्या का समाधान नहीं। लेकिन मुस्लिम का देखिएगा, जान सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, जो रघुनाथ मिश्रा कमेटी और सज्जन कमेटी जो बात कह रही है, 150 साल लगे हैं उस स्थिति में धकेलने में। कुछ नवाब हुए होंगे, राजे महाराजे हुए होंगे, बिरयानी तो हमें खिलाते नहीं, उन्हीं लोगों को खिलाते हैं जो दंगा करवाते हैं, उन्हीं को खिलाते हैं बिरयानी, कोरमा उन्हीं को खिलाते हैं। कुछ नवाब रहे होंगे, उनका कोलैबोरेशन होता है। नागरिक प्रचारणी सभा बनारस, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये समझिए। पहले कोर्ट कचहरी में अभी भी उर्दू पर्शियन वर्ड चलते हैं कचहरी में। तो 19वीं शताब्दी तक मैंने काम किया, रिसर्च किया उसको। उर्दू पर्शियन कोर्ट में चलता था। तो मुस्लिम कायस्थ और ब्राह्मण बहुत तेज कौम होता है, हर समय राज की भाषा के साथ होता है। तो वहां से इन्होंने हिंदी को हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वही लोग हैं ये लोग, संघ और भाजपा वाले वही लोग, वही जेनेसिस है उनका बनारस में। उर्दू पर्शियन को धकियाओ और खाली संस्कृत लाओ, हिंदी लाओ, यही आंदोलन चला। और सिस्टमेटिकली मुसलमान कोई क्या है कि नहीं ना, सिस्टमेटिकली कोई क्राइम होता है तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी करता है। आप मुझे अपना टाइटल बताओ, मैं बता दूंगा मुझे क्या करना है। नाम बताइए, बता देंगे क्या करना है। तो जानबूझ के सिस्टमेटिकली यहां के जनउद्धारी शक्तियों ने क्या कहा, इनको धकियाओ, साइड करो। हर सार्वजनिक संस्था से आपको धीरे धीरे निकाल दिया, नौकरी से, स्कूल से, मॉडर्न एजुकेशन से। एक भाई ने ठीक ही कहा कि जब तक आप अंग्रेजी नहीं सीखे, अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा, वो कॉन्शियसली डेलिबरेटली आपको साइड किया है। पोस्टिंग नहीं करेंगे बढ़िया, ट्रांसफर नहीं करेंगे, अच्छे जगह नहीं बनाएंगे। अभी प्रधान जी हमारे भाषण दे रहे थे पार्लियामेंट में, कह रहे थे कि बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस में जाना आत्महत्या के बराबर है। तो मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैंने उस पर ट्वीट किया, मैंने लिखा, मैंने कहा कि आपने आधा कहा बात। अगर वो कहते, अगर अभी होते तो कहते कि संघ और भाजपा में जाना जन्म लेने से पहले ही मर जाने के बराबर है। आधी बात आपने नहीं, ये आधी अपने हिसाब से आपने ले ली, पूरा मैं कर देता हूं। आज अगर बाबा साहब होते तो कहते कि संघ और भाजपा में जाना जन्म लेने से पहले ही मर जाने के बराबर है। ये बात नहीं कही प्रधान जी कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया पूरे देश में। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं, माइनॉरिटी ने मुल्क इससे बाहर निकल, जो सर्टिफिकेट मांगे उससे पहले सर्टिफिकेट मांग लीजिए कि अपना ही दे दो पहले। और मॉडर्न एजुकेशन में जब तक आप नहीं जाएंगे तब तक इसका कोई उपाय नहीं है। चलिए, जो मतलब हम, मेरे गांव में आधी आबादी मुस्लिम की है, और मैं जब लिखता हूं या बोलता हूं तो जाने अनजाने उसमें से उर्दू शब्द बहुत आते हैं। तो मेरे सुपरवाइजर साहब ने पूछा कि भाई, वेयर डिड यू गेट दिस लैंग्वेज, या कैसे आप तो हिंदी अंग्रेजी जानते हैं, कैसे बोल? मैंने कहा सर, मेरे गांव में तो मुहर्रम होता था, आधा हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते थे, और आधा मुस्लिम पॉपुलेशन है, मेरे दोस्त भी वही रहे। तो बातचीत करते करते वो कुछ वर्ड्स हमने वहां से हायर कर लिए, इसलिए वो आ जाता है। लेकिन हालात अब ये है कि यह देखकर पतंगे भी हैरान हो गई, यह देखकर पतंगे भी हैरान हो गई कि अब तो छतें भी हिंदू और मुसलमान हो गई। तो साथियों, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं और वक्ता है, मैं ज्यादा सब टाइम नहीं लूंगा। एक बात देखिए, खाली हिंदी पेट की गाय माता है, गोवा में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं, जितने बीफ के एक्सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो सब देखिए ज्यादातर उसमें ब्राह्मण, ज्यादातर ब्राह्मण। तो गौ मांस बीफ करने वाले बहुत सारे भाजपाई बीफ के एक्सपोर्ट करने वाले,
भाजपाई हैं। किरण ने जो मंत्री है वो भी बीफ खाते हैं। मोदी जी निर्यात करवाते हैं और पर्रिकर आयात करवाते हैं गोवा में। अब मारा कौन जाता है? अखलाक और पहलू। अब समझ गए? नाउ काउ हैज बिकम पॉलिटिकल एनिमल। गाय एक राजनीतिक पशु है। ये मारा जाता है पहलू। अब पैसा कौन ले रहा है? जनोधारी बीफ का। तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में जो है गाय माता है, बाकी जगह मौसी, बुआ, इंग्लैंड वाली गाय आंटी। ये तो साथियों, ये अजीब है जो लोग सत्ता और में है अभी और मुल्क के तमाम सूबों में, उनकी आस्था संविधान में नहीं है, उनकी आस्था मनुस्मृति में है। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 25 नवंबर 1949 कि कोई भी संविधान अच्छा या बुरा नहीं होता। एक संविधान कैसे काम करेगा, उस पर लागू करवाने वाले लोग के प्रवृत्ति पे, उनका एटीट्यूड कैसा है, ऑनेस्ट है कि नहीं, उस पे लागू कर। तो संविधान अपने आप लागू तो होगा नहीं, अधिकार तो अपने आप मिलेगा नहीं। तो क्या करना होगा? हमें लागू करवाना होगा। परिवर्तन, बदलाव स्वतः प्रक्रिया नहीं, अपने आप नहीं होता है। परिवर्तन लाना पड़ता। आजादी अपने आप नहीं आ गई थी, उसके लिए बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। तो इसलिए साथियों, हमें बगैर डर के, हम भारत के विश्व के सबसे बड़ी लोकशाही का दावा करने वाले इस मुल्क में, और यह मुल्क आपका, हम सबका मुल्क है, वैसे लोगों को जबरदस्त जवाब आपको देना है। अगर बता दीजिए, अलीगढ़ में से अगर गढ़ निकाल दें, क्यों हमारे जो सत्ता में लोग बैठे हुए उनको ये बात नहीं समझ में कि इमाम बाड़े में से बाड़ा हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। अलीगढ़ में से गढ़ हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं। गाजीपुर से पुर निकाल दीजिए। तो कैसे सम्मिश्रण के साथ यह बना है? बहुलतावादी है, प्लूरल कंट्री। एक धारा से, एक स्ट्रीम धारा से भारत कभी, इतिहास गवाह है, मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास गवाह है, कोई भी एक्सट्रीम धारा यहां पे नहीं रही है। आज से 2600 साल पहले भी जिस इलाके से हम आते हैं और तारापुरी साहब आते हैं, 63 संप्रदाय थे उस समय, 63 विचार मानने वाले संप्रदाय थे। तो कैसे हो सकता है कि आप ये दावा करोगे कि नहीं, एक ही हम चाहते हैं और इसी तरह से देश चलेगा? साथियों, एक दुष्यंत की एक लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि और कि इस नदी की धार में, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाकी तो है। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी दिए में अभी लौ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं। दुष्यंत की एक और सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं जहां जाता हूं एक हताशा और निराशा की स्थिति है। मुझे पता नहीं क्यों इतनी हताशा है। 4 साल से हम लोग लगातार जितने घूम रहे हैं, कम से कम 500 सभाएं कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद, दिल्ली से लेकर तमाम सूबों में, देश के तमाम सूबों में हमने की। किस बात का हताशा है? डर किस बात का है? जो डर गया वो मर गया, जो डर के आगे जीत है। सिंपल सा, फ्लैट भी चल रहा है आजकल।
तो दुष्यंत की एक लाइन और सुनाकर मैं खत्म कर रहा हूं। नदीम भाई और तारापुरी साहब हैं, विस्तार से बताएंगे। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हम मनोवार और पूंजीवार दोनों की बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क हर गली, हर नगर हर गांव में, हर सड़क हर गली, हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। अगर जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए, जिंदा दिखना भी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों।